कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिंदगी में जी तो हर कोई लेता है, पर कुछ लोग समाज के लिए जीते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, वो अपनी कहानी तुमसे सुनाना चाहते हैं, तुम्हारा प्यार चाहते हैं। उम्मीद है तुम उनकी कहानी जरूर सुनोगे, उन्हें अपनाओगे। ये कहानी है पहले उस इंसान की जिसने कोविड में 22 करोड़ हर दिन लोगों की खिदमत के लिए दिए। पहली कहानी अजीम प्रेम जी की। हंसी आती है जब लोग मुझे हिंदुस्तान का बिल गेट्स कहते हैं। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब ऊपर वाले का दिया है। लेकिन हां, जब लोग मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दानवीर कहते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो किसी के काम आ सका। मेरा जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के शिया फैमिली में मोहम्मद हाशिम के यहाँ हुआ था। मेरे वालिद साहब का तेल और साबुन का कारोबार था। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन उस जश्न के माहौल में पार्टीशन का दर्द था, जिससे हर कोई गुजर रहा था। उस दर्द से हर कोई गुजर रहा था। लोगों को धर्म के आधार पर हिजरत करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना साहब मेरे वालिद को बेहतर जानते थे। वो उनके कारोबार से भी वाकिफ थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हाशिम साहब, आप एक काम करो, हमारे साथ पाकिस्तान चलो। भाई, तुम्हारे परिवार के लिए यही बेहतर होगा। वहां अपने लोग हैं और आपका कारोबार और आपका घर, इससे बेहतर आपके लिए और हो क्या सकता है। अब्बा ने कहा, जिन्ना साहब, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है और इसी सरजमीन पर हम खत्म होंगे। पाकिस्तान कूच करना यह हमें गवारा नहीं। अब्बा ने अपना कारोबार हिंदुस्तान में ही जारी रखा। सनफ्लावर एक ऐसा ब्रांड था कि जिससे हर कोई वाकिफ था। मुझे मेरी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन मुझे खबर मिली कि अचानक मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं सब छोड़ छाड़ के वापस हिंदुस्तान आया। लेकिन मेरे अब्बा हम सबको छोड़ के जा चुके थे। वो हम सबको छोड़ के जा चुके थे। लेकिन इस सब पर मेरे लिए फैसला बहुत जरूरी था कि मैंने जो हायर स्टडी ली है उसके हिसाब से जॉब करता। लेकिन फिर मेरे अब्बा का कारोबार और उनका नाम, अब्बा के कारोबार और नाम का क्या होता। लोगों ने मुझसे कहा, सुनो, अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, कोई भी अच्छी सी नौकरी पकड़कर किसी भी अच्छी कंपनी में सेटल हो जाओ और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारो। लेकिन नहीं, मैंने लोगों की नहीं, मैंने मेरे दिल और मेरे अब्बा की आरज़ू की सदा सुनी और मैंने फिर विप्रो का चार्ज लिया।
उस दौर में हिंदुस्तान में आईटी और कंप्यूटर का इतना रुझान नहीं था, लेकिन जब मैं अमेरिका में था तो मैंने आईटी को बहुत करीब से देखा। मैंने सोचा यस बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का यही सबसे बेस्ट फील्ड है, यानी कि अब विप्रो वेजिटेबल विप्रो आईटी में तब्दील होने जा रहा था। जी हाँ, हमने सेंट्रल कंप्यूटर के साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग किया कंप्यूटर का। हमें टेक्नीशियन नहीं मिले तो हमने रेफ्रिजरेटर मैकेनिस्ट को हायर किया, इनको ट्रेनिंग दी, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी हो तो इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। वो तरीका एंड दीबार, जब आईबीएम का दीबार हुआ तो हमारे लिए वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। वहीं से हमारी तरक्की का सफर शुरू हुआ और आज हमारी कंपनी आप सभी के सामने है। एक बार मेरी फैक्ट्री के मजदूरों की शिकायत थी कि फैक्ट्री में बहुत गर्मी है, यानी कि इतनी गर्मी थी कि उस गर्मी में उनसे काम नहीं किया जा रहा था। मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैं तभी सीधा फैक्ट्री गया और फैक्ट्री जाने के बाद उसी गर्मी में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब मजदूरों ने देखा कि उनका लीडर खुद तपती हुई गर्मी में काम कर रहा है तो वो सभी मजदूर मेरे साथ आ गए और उन सब ने मेरा हाथ से हाथ मिलाया और मेरे साथ काम में लग गए। हाँ, मैं वही इंसान हूं जिसने 1100 करोड़ कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किए। मैं ही वो इंसान हूं जो 20 करोड़ रुपया पर डे चैरिटी कर चुका है। हाँ दोस्तों, मैं ही वो इंसान हूं जो ऊपर वाले की मेहरबानी से अपनी इनकम का 35% चैरिटी में डोनेट कर सका। लेकिन एक बात कहूंगा दोस्तों कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सही वक्त यही है ताकि टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी की खिदमत बन सके। अजीम प्रेम जी एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी दौलत इंसानों की खिदमत के लिए लगाने में पीछे नहीं सोचा। अजीम प्रेम जी is the most down-to-earth person known in India for his good deeds. Azim Premji is the most generous Indian. और ऐसा ही किस्सा एक और नाम का है। इस इंसान को हर कोई जानता है। तुम्हारे घर, तुम्हारे रास्ते, हर जगह है ये तो अपनी टाटा नैनो है भाई। मिलते हैं रतन टाटा से। 10 साल की उम्र 10 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए। अमेरिका में रहने के लिए मुझे बर्तन तक धोने पड़े। जिससे मोहब्बत की वो छोड़कर चली गई और एक सच्ची मोहब्बत के भरम में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बैचलर गुजार दी। यस, ये मेरी कहानी है। रतन नवल टाटा, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। वेल, अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में देखें तो आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हम शामिल नजर आएंगे। चाहे वो रोड पर भागती हुई मोटर कार्स हो, टाटा मोटर्स, फ्लाइट्स, विस्तारा एयर इंडिया, या फिर कोई ऐसी होटल जो इंडिया में जिसने पहली मर्तबा होटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल की, ताज होटल्स। यस, सॉफ्टवेयर कंपनीज, टीसीएस, टाटा स्टील्स, Tata Motors, Tata Tea, Tata Salt, etc. More than 100 companies in 150 plus countries. ये सिर्फ रातों रात खड़ी नहीं होते हैं।
200 साल की मेहनत है ये, 200 साल का लंबा सफर। 28 दिसंबर 1937 मेरा जन्म एक पारसी फैमिली में हुआ। मेरे दादा जमशेद जी टाटा, मेरे फादर नवल टाटा। मेरी स्कूलिंग मुंबई और शिमला में हुई और मुझे हायर स्टडी के लिए कैलिफोर्निया जाना पड़ा, जहां मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। और आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करने के बाद मैंने एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय एक जॉब शुरू की। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लाइफ सेटल दिख रही थी। पर अचानक मुझे मालूम पड़ा कि मेरी दादी नवाज बाई काफी अलील हैं, काफी बीमार हैं। उनकी खिदमत के लिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ा और दादी की खिदमत में 3 से 4 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। और अचानक एक दिन मेरी दादी का इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम सा गया है। बट वन डे मेरे अंकल JRD टाटा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझसे कहा, रतन, व्हाई डोंट यू ज्वाइन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। यस, इंडिया में मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की, टाटा स्टील जमशेदपुर, जहां मैंने एक मजदूर की तरह काम किया। यू नो, शॉप फ्लोर पे जब मैं दूसरे मजदूरों के साथ बैठ के काम किया करता था तो एक मेरे बगल में बैठे हुए मजदूर और मुझ में कोई फर्क नहीं होता था। मैं उनके साथ उनके मेस डॉर्मिटरी यूज करता था। मैं कंपनी जाने के लिए मुझे कोई कार नहीं दी गई थी, बट मैं कभी भी वॉकिंग करने और साइकिलिंग करने में शर्म नहीं महसूस करता था, बिकॉज यू नो दैट वाज द सिंप्लिसिटी ऑफ टाटा ग्रुप्स। मेरी लाइफ में 1971 में एक टर्निंग पॉइंट आया। यस, सम ऑफ यू माइट हैव गेस्ड, नेल्को का शेयर 20% से 2% आ चुका था। कंपनी काफी लॉस में जा रही थी। मेरे अंकल JRD टाटा ने डिसाइड किया कि यह असाइनमेंट मुझे देना चाहिए। काफी चैलेंजिंग असाइनमेंट था, बट आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने सारी रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी को स्क्रैप किया और सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और कंपनी को फिर से खड़ा किया और नेल्को वापस अपने मकाम पर आई और उसका मार्केट वैल्यू 2% से 20% पर वापस पहुंच गया। That was the first achievement. Yes, if you have to be in business, you have to adopt new technologies. Simple. और इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और ऐसे कई असाइनमेंट मुझे मिले और हम उन असाइनमेंट को सक्सेस और ग्रोथ स्टोरीज में कन्वर्ट करते रहे। 1991 जब मैं JRD का सक्सेसर बना, the 5th chairman of Tata Group of Companies, and at the same time इंडिया ने लिबरलाइजेशन एंड कैपिटलिस्ट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, जिसका मतलब यह था कि बाहर की एक्सटर्नल कंपनीज को इंडिया में अलाउ करना और अपनी बिजनेस को प्रमोट करना। Then I started acquiring new companies. मैंने एक्सटर्नल कंपनी को एक्वायर करना शुरू किया बिकॉज आई न्यू कि कोई एक्सटर्नल कंपनी हम पर ओवर रूल नहीं करे। यू नो, मैंने अपनी लाइफ में 5 सिंपल स्ट्रैटेजीज फॉलो की है। ऑर्गेनिक ग्रोथ, inorganic growth, enter, exit, hold. Yes, these are the 5 simple strategies. Organic growth, new customer, new technologies, new market. Inorganic growth, acquisition, new joint ventures. Enter, कोई ऐसा स्मॉल छोटे बिजनेस देखो, उसको प्रमोट करो। एग्जिट, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, छोड़ दो, खत्म कर दो। नो इमोशनल अटैचमेंट। होल्ड, यस, आपका कोर बिजनेस है, उसे होल्ड करिए, जो आपकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करे। यस,
And let me tell you the success of my personality. For me, time is money. I'll tell you one thing. You know, एक बार हम अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में नासिक जा रहे थे और अचानक हमारी कार रास्ते में पंक्चर हो गई। और जब मेरी कार का ड्राइवर उस पंक्चर को फिक्स कर रहा था, उस दौरान मेरे अपने कॉलीग्स, मेरे अपने ऑफिसर्स रास्ते के किनारे खड़े कुछ गपशप कर रहे थे, चाय का मजा ले रहे थे। और थोड़ी देर में उन्होंने रियलाइज किया कि रतन टाटा कहीं नहीं दिखाई दे रहे, आखिर कहां है वो। और उन्होंने ढूंढना शुरू किया और उन्होंने नोटिस की कि मैं अपनी कार के ड्राइवर के साथ बैठकर पंक्चर की फिक्सिंग कर रहा हूं और उस टायर को फिट कर रहा हूं। सारे लोग दंग थे। इट वॉज ऑब्वियस, बट फॉर मी टाइम इज मनी। क्योंकि मैं जानता था कि वो ड्राइवर जो एक काम कर रहा है, वो अगर 1 घंटे में वो काम पूरा करेगा और मैं उसकी मदद करूंगा तो वही काम 30 मिनट्स में कंप्लीट होगा। और उस 30 मिनट्स को मैं अपनी मीटिंग के लिए यूज कर सकता था। मैं बच्चों, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को अपने लेवल से छोटा मत समझना। और वक्त की हमेशा कदर करना। You know one thing, efficiency is the key to success, but humanity is above all business. And that is the fundamental of Tata Group of companies. We know that हर कंपनी में, हर ऑफिस में, हर वर्कर एक को वर्कर होता है, चाहे वो आपकी कंपनी का प्यून हो या वो प्रेसिडेंट। हर एक इंसान की अपनी वैल्यूज होती है, रिस्पेक्ट होती है। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली एलिमेंट जिसने फोर्ड कंपनीज के एम्प्लॉइज के दिल में हमारे लिए इज्जत पैदा की। और शायद जब बिल फोर्ड ने अपनी कंपनी हमें बेची तो उस वक्त उसने ये कहा कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमें एक्वायर करके हम पर एहसान किया है। That is the value that we wanted to give to this nation. You know, मेरी जिंदगी में एक ही मोटिव रहा है, people should be respected and cared. We always hire people with high integrity, unity, responsibility and excel values. और यही वजह थी जब 26/11 को ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, एक खौफनाक मंजर था। हर एक इंसान अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे एम्प्लॉइज, मेरे स्टाफ उस वक्त, उस सिचुएशन में उन्होंने मेरे गेस्ट की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हर एक गेस्ट को बचाने की पूरी कोशिश की। और इस कोशिश में उनमें से कई लोग शहीद भी हो गए हैं। और उन शहीदों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ 15 दिन पहले जॉब ज्वाइन की थी। बट सारे लोगों का एक ही मोटिव था, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और मैंने भी इंश्योर किया कि मेरे स्टाफ के एम्प्लॉइज के जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हर एक की फैमिली को इक्वल कॉम्पेंसेशन मिले। जो भी एम्प्लॉइज मेरी कंपनी में शहीद हुए थे, मेरी होटल में शहीद हुए, उनकी उस डेट से लेकर उनकी रिटायरमेंट तक की जितनी भी कैलकुलेटेड सैलरी होती है, वो हमने उनकी फैमिली को दी। उनकी फैमिली की जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने ली, उनकी फैमिली की जो एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने ली। और ये सिर्फ हमने अपने स्टाफ के लिए नहीं किया, बल्कि उस दिन ताज होटल के बाहर जितने भी रास्ते पर चलने वाले लोग थे, सड़क के किनारे कारोबार करने वाले लोग थे, कांस्टेबल, गाड़ियां चलाने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले लोग, जितने लोग शहीद हुए थे, सबकी फैमिली को हमने कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की। बिकॉज वी बिलीव इन सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी इज अबाउट ऑल बिजनेस। And before I end, let me tell you one thing.
I would like to have many failures, but at the same time, I would love to have small innovations. एक चीज याद रखना आप लोग बच्चों, कि हजारों आइडियाज जब फेल होते हैं तो उनमें से ही कुछ ऐसे आइडियाज निकलते हैं जो सदियों तक लोगों को याद रहते हैं। और आपको भी जब कभी आइडियाज शेयर करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना मत। आइडियाज कैसे भी हो, पर उसका मकसद सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए। हमने अपने नेशन के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया, चाहे वो टाटा हॉस्पिटल हो, टाटा चैरिटी हो, टाटा एजुकेशन, पुअर अपलिफ्टमेंट, सब कुछ अपने दिल से किया। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू, आपको भी कभी सोशल सर्विस करने का कोई भी मौका मिले तो उसे छोड़ना मत। ट्रस्ट मी, आपका एक इनिशिएटिव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। Ratan Tata, a man about strategy and logistics, but above all business, humanity was the core. ऐसी एक शख्सियत थी सुधा मूर्ति की, द चेयरमैन co-founder Infosys. वजूद, अपने अस्तित्व का एहसास, ये मेरी कहानी है। अपनी जिंदगी कितनी सिंपल होती है ना, बिल्कुल एक लंच प्लेट की तरह, जिसमें चावल होते, दाल होते, मीठा भी परोसा होता है, लेकिन हर एक चीज का अलग अलग महत्व है, हर एक चीज की अलग अलग अहमियत है। फिर इसमें से किसी को नकारा जा सकता है क्या? नहीं ना। फिर क्यों कई इंसान किसी के अस्तित्व को नकारते हैं, किसी के अस्तित्व को सवाल उठाते हैं, और खास करके वो अस्तित्व किसी लड़की का हो तो। 19 अगस्त 1951 कर्नाटक के एक छोटे से शहर में शिगांव में मेरा जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में। मेरे अप्पा एक सर्जन थे और मेरी अम्मा एक टीचर। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें ही मेरी दोस्त थी। और जब मैंने स्कूल खत्म किया और इंजीनियर बनना चाहा, तो लोगों ने कहा, इंजीनियर और एक लड़की, हाँ, इससे कुछ बीए एमए करवा लो। जैसे कि इंजीनियर सिर्फ लड़के ही कर सकते थे। ये उन दिनों की बात है जब लड़कियां 10वीं के बाद आगे की शिक्षा नहीं लेती थी। मुझे इंजीनियर बनने में बहुत रुकावटें आई और मैं उस सारे रुकावटों का सामना खुद से करने लगी। मैं जब कॉलेज में पहुंची तो मेरे ऊपर इंक डाला गया। लोग, स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाते थे। ये मूर्ति कॉलेज में आई है, जरा इसका इस्तेमाल करते हैं। इंक का हल्का सा वार करके, हेलो सुधा मूर्ति। ये तेरा दिमाग चल गया है क्या? है? ये कॉलेज जो है ना, ये बॉयज का है, समझी? चल निकल यहाँ से। आई गर्ल्स कर से। ओह, ये टॉयलेट जो है ये बॉयज टॉयलेट है, तुम इसमें एंटर नहीं कर सकती। तुम क्या सोच रही हो, सिर्फ बॉब कट करके यहाँ आओगी और मेल टॉयलेट यूज करोगी? हाँ, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई लेडीज टॉयलेट नहीं है। हाउ विल यू सर्वाइव सुधा? मुझ पर कितने भी बंधन डाल दो, कितने भी दीवारें खड़े कर दो, मेरा लक्ष्य तय है। मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगी।
जहाँ जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे हंसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी अरे भाई, है भाई सुना तुमने? क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई वो मूर्ति है ना? हाँ मूर्ति अरे भाई वो फर्स्ट आई है। फर्स्ट आ गई। हाँ। वो मूर्ति फर्स्ट आ गई। वो तो ये आ रही है। योर एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। मेरी कामयाबी ही थी जिन्होंने इन सब की आवाज बंद कर दी। इसलिए जिंदगी में आगे जाना है तो कामयाबी जरूरी है। अब इंजीनियरिंग तो हो गई, अब मुझे जॉब चाहिए थी, बट वहां पर भी सेम स्टोरी। जब मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया तभी एक अखबार में इश्तेहार आया। We are hiring engineers for Tata Engineering and Locomotive Companies. We need only male candidates. Female candidates should not apply. ये मैं कौन सी दुनिया में रह रही थी जब लड़कियां काबिल होके भी उन्हें जॉब नहीं दिए जा रही थी। तब मैंने खुद रतन टाटा को लेटर लिखा। Respected Ratan Tata sir, you are a person who talks about reformation and future. फिर टेल्को में लड़कियों को काम करने की पाबंदी क्यों? I'm a topper of Karnataka University and I'm from a top engineering college. So I deserve a chance to have an interview, sir. Yes. Let's call for an interview. Sudha Murthy. Yes, you have been selected. Thank you, sir. God bless you. और मैंने टेल्को ज्वाइन की। I was the first employee, female employee of टेल्को। और वहां मुझे नारायण मूर्ति मिले। हम दोनों के बहुत सोच विचार मिलते थे और उसी में किताबों हमारी दोस्त बन गए। नारायण में बहुत जज्बा था, उसे कुछ करना था। सुधा मैं कुछ करना चाहता हूं लाइफ में, कुछ खुद का। इस जॉब से परेशान हो चुका हूं मैं सुधा। आई वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर। अपनी खुद की कोई कंपनी खोलना चाहता हूं। मूर्ति, तुम अपना बिजनेस खोलो, मैं उसके लिए पैसे दूंगी। मैं जॉब करूंगी और तुम्हें फाइनेंस करूंगी। तुम सचमुच मुझे पैसे दोगी सुधा? यू सपोर्ट मी? यस। मूर्ति, ये लो 10,000 रुपए, लेकिन मैं कुलकर्णी हूँ, इसका हिसाब किताब पूरा रखने वाली हूँ। सूद समेत लौटाने होंगे, समझे? समझ गया, पर हाँ थोड़ी पॉकेट मनी भी देनी पड़ेगी सुधा। और आप सब तो जानते ही हैं, इन्फोसिस एक 10 बाय 10 के मकान के ऑफिस से कैसे एमएनसी बनी। मेरे 10,000 बहुत अच्छी जगह काम आए। और वो 10,000 रुपए आज तक मैंने सुधा को नहीं दिए। बट हम हमारी जिंदगी में बहुत संतुष्ट रहे। सुधा, नारायण मूर्ति और मेरे सोच एक जैसी थी। हम समझते थे कि जितना भी आमदनी आए, जितना भी मैंने पैसा कमाया, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर सेवा की जैसी होती है। मैंने अपनी खुद की अस्तित्व की लड़ाई तो जीत ली थी। तब मैंने सोचा कि मेरे ही जैसे महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं, उनके भी अस्तित्व की लड़ाई में मैं भी शामिल हो जाऊं। और उसी में मुझे देवदासियों के हुए अत्याचारों के बारे में खबर लगी। देवदासियां
अपनी जिंदगी एक नरक में जी रही थी। लेकिन जब मैंने उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, तब समाज ने मुझे उस समाज से बाहर निकालने की धमकियां दी। मेरे ऊपर एसिड फेंकने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, जिन देवदासियों को मैं उनके नरक से बाहर निकालना चाहती थी, उन देवदासियों ने भी मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। क्या करती मैं? मायूस होकर जब मैं अपने अप्पा के पास गई, तब अप्पा ने कहा, सुधा, अगर तुम्हें देवदासियों के लिए काम करना है तो तुम्हें उनका रहन सहन अपनाना होगा, तब तुम्हें वो अपनाएंगे। और फिर मैंने जीन्स और टॉप छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर दिया और मेरे बाल भी लंबे कर दिए। मेरा बॉयकट रहता था, बाल भी लंबे कर दिए। लेकिन जब देवदासियों के लिए काम किया, तब मुझे जिंदगी की असलियत में खुशी मिली। उनके नन्हे नाजायज बच्चे, जिनको नाजायज बच्चे करके पुकारा जाता था, उन बच्चों को मैंने एक आशियाना बना कर दिया। उनके लिए हॉस्टल्स खोले, उनके लिए एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। बहुत सारे स्कूल्स उनके लिए आज कर्नाटका में है। मुझे जब वो नन्हे बच्चों को जब मैं हाथ में लेती हूँ ना, तब जिंदगी की असली खुशी मिलती है। यही सारे अनुभवों को मैंने अपने किताबों में लिखना शुरू कर दिया। आज मैं केवल 3 BHK के कमरे में रहती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा और मूर्ति का एक ही सोच है। हमें लगता है कि हमारे ईगो के इक्वेशन को हमें हम्बलनेस में मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम हम्बल होते हैं तो दुनिया हमको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार करती है, अनकंडीशनल है। गीता में कहा है, आत्मेयो हुतात्मेयो कर्पूरवर्म त्रिपुराररो। इसका मतलब ऐसा है कि आप ही हो जो आपके असली दोस्त हो, और आप ही हो जो आपके असली दुश्मन हो। तो इसलिए मुझे आप सबको ये कहना है कि आप सबको तुमको ढूंढना है। तो चलो ढूंढना शुरू करते हैं। जैसा कि सुधा ने कहा, जिंदगी की राइस प्लेट में तुम शीरा हो या चपाती, पर जब तक जिंदगी की राइस प्लेट में ये तुम नहीं रहोगे, वो राइस प्लेट अधूरी है। सुधा मूर्ति ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी, और ऐसे कई लोग हैं जो कार्य खैर करके दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। हमारी अपनी कौम और मिल्लत के एक ऐसे इंसान से आपको मिलाते हैं जिन्होंने कौम के दर्द के लिए ही काम किया। आइए मिलते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक कालसीकर साहब से। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू रज़्ज़ाक है। कितने सारे ख्वाब, कितने अनगिनत लोग, हर आंख में सपना, सपने में कुछ करना चाहना। एक घर कई लोग,
8x4 खुद खोली। वसाइल की कमी, या अल्लाह तू रज्जाक है, तुझसे मांगता हूं मैं, दे दे मुझको, मुझे कि ताकि कौम और मिल्लत की मदद कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए अल्लाह। मेरे कौम के लोगों को जब देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दासूर, कोकन, रत्नागिरी का एक इलाका, समंदर की प्यारी प्यारी लहरें, समंदर की लहरों में किनारे पर खड़े नारियल के झाड़, मंजर बहुत खूबसूरत, कश्तियां, कोकन में बनाए जाने वाले दिलचस्प खाने। आह, बहुत खुश थे हम। कभी उस खुशी में अपने घर वालों को देखा सभी खुश लोगों के पीछे कुछ उम्मीदें थी, उम्मीद कुछ हासिल करने की, ख्वाब कुछ पाने का। हुजूर ने कहा है हिजरत जरूरी है, कुछ पाने के लिए हिजरत जरूरी है। तो अपने पूरे खानदान को लेकर हिजरत कर गए। कोकन के दासूर से हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में जैकब सर्कल के पास घर था मेरा। जैकब सर्कल के उस 8x8 की खोली में जितने भी लोग थे चाल के, सभी अब्दुल रज्जाक से बहुत मोहब्बत करते थे। किसी के घर में सुबह 5 बजे अगर पानी भरना है, अब्दुल रज्जाक। किसी के घर में अगर शादी है और लोगों को खाना खिलाना है, अब्दुल रज्जाक कहां हो तुम, आओ यहां पर। अब्दुल रज्जाक का दूसरा नाम मोहब्बत था। और हाँ, ये जज्बा था मेरा जो तुम लोगों को पसंद आया। मैं लोगों के काम आता बचपन से ही, पर कुछ करना चाहता था। पहले से ही नौकरी मंजूर नहीं थी। अगर ज्यादा पैसा चाहिए, कौम के लिए कुछ करना है, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, यही दिमाग में था मेरे। तो क्या करूं? सबसे पहला काम ईंट बनाने का सोचा। ईंट बनाने का काम, उस वक्त ईंट बनाने का काम थाना में हुआ करता था। जी हां, सुबह 6 बजे वो काम शुरू होता था, भट्टियां लग जाती थी। इस काम को सीखने के लिए मुझे तकरीबन 5 बजे घर से निकलना पड़ता था। सर्दी का वक्त हुआ करता था। ट्रेन में सर्दी के उस लम्हे में भी मैंने अपना हौसला कायम रखा था। मकसद सिर्फ एक था, कौम की खिदमत करना, मुझसे बंधे लोगों को बिजनेस में लाना। मेरा ईंट का काम चल पड़ा, अच्छी खासी कमाई होने लगी। मेरे खानदान के कुछ लोग जुड़े, काम बढ़ने लगा। मुझे रुकना यहां नहीं है, मेरी मंजिल आसमान है। अब ईंट के काम के साथ मैंने लॉन्ड्री का काम शुरू किया। लॉन्ड्री का काम, रोजमर्रा की जरूरत, लोगों के कपड़े अलग अलग वर्कर्स के चेहरे लेकर आना और उन्हें देना। लॉन्ड्री का काम भी एक्सपांड होने लगा। मैंने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिए, पर
पर मुतमईन नहीं था मैं, ये मेरी मंजिल न थी। तो फिर ऐसा क्या करता? हुजूर का वही कॉल याद आया, हिजरत जरूरी है। पर इस बार हिजरत हिंदुस्तान से दुबई की तरफ थी। हाँ, दुबई की तरफ। वो लॉन्ड्री का बिजनेस जो मैं इंडिया से दुबई लाया था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने हिंदुस्तान से बेरोजगार लोगों को अपनी कंपनी में बुलाया, लोगों को रोजगार दिया। मेरी कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, मेरे अल्लाह, मेरे अब्दुल रज़्ज़ाक ने दिया था, उसके अपने लोगों के लिए। यही जज्बा था मेरा। पर ये भी काफी ना था। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? खुशबू का कारोबार उस वक्त दुबई में बहुत ज्यादा चल पड़ा था। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो खुशबू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऊद एक ऐसी चीज थी जो काफी महंगे दामों बिकती थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अब्दुल रज़्ज़ाक, तुम अगर ऐसा एक ऊद बना दो जो यहाँ फेमस हो जाए, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। दहनल ऊद। मैंने दहनल ऊद इन्वेंट किया और दुबई की पहली फेमस कंपनी रसासी का फॉर्मेशन हुआ। रसासी, द फर्स्ट अमेरिकन अरेबियन ऊद प्रोवाइडेड बाय कालसेकर ग्रुप। रसासी का फ्लो अब ऐसा था कि पूरी दुनिया में उसका नाम चल पड़ा था। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वजह यह थी कि मैं लोगों की खिदमत कर सकता था। अल्लाह का मुझ पर एहसान था। मैंने सारा सरमाया हॉस्पिटल्स बनाने में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने में लगा दिया। और हाँ, अगर कोई मुझसे आके कहता, रज़्ज़ाक साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरे बच्चे को डिप्लोमा करा दिया, हम अब खुश हैं, तो मैं उनसे कहता, नहीं, सिर्फ डिप्लोमा से क्या होता है? डिप्लोमा तो तुम्हारे पढ़ाई की शुरुआत है। कॉलेज से निकलने के बाद पढ़ाई की शुरुआत होती है। तुम जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पढ़ोगे और आखिरी लम्हे तक मैं उस पढ़ाई का पैसा दूंगा, पर पढ़ाई तुम्हें करनी है। जज्बा सिर्फ इतना था कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, और जिस इंसान की मदद करो उसके पड़ोसी को भी ना पता चल सके। बस यही मंशा है, यही कहानी है मेरी। उसके बाद मेरी मौत का वक्त आया। तकरीबन 9 महीने मैं कोमा में था, पर मौत के पहले मैंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कौम की खिदमत कर सकूं। मेरे बाद तुम हो। यह सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। और मेरे बच्चों ने कहा, अब्बा जान, आपके सिलसिले की हम नाचीज कड़ी हैं। अल्लाह तो देने वाला है। जो आपने किया वो हम क्या, रहती दुनिया भी आपके नाम से करेगी। ये सिलसिला जारी रहेगा अब्बा। अपने आसपास जब देखता हूं तो मुझ जैसे बहुत से लोग पाता हूं, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो अजीम प्रेम जी हो,
चाहे वो सुधा मूर्ति हो। अच्छे लोग शक्ल बदल बदल कर आते हैं और इंसानियत के लिए काम करते हैं। तो यहां अगला रतन टाटा है कोई? यहां अजीम प्रेम जी मिलेगा मुझे? यहां मुझे तलाश है सुधा मूर्ति की। बोलो कोई है? बोलो कोई है? जोर से बोलो हम हैं। बोलो हम हैं। तो तुम में से कौन मेरे तुम कौन हो? मैं नस्ले नौ हूं। मैं तालिबे इल्म हूं और मैं ये वादा करती हूं कि आप सभी ने जो ख्वाब देखे हैं, हम उन ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। मैं वादा करती हूं कि हम टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे आगे ले जाएंगे। हम टेक्नोलॉजी से सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम करेंगे। और हाँ, एक बात जो हम कभी नहीं भूलेंगे, इंसानियत और हम्बलनेस का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप की इज्जत और बड़ों का एहतराम करेंगे। हम पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ एक बात जो इन लोगों से दूसरों को अलग करती है, वो ये है कि ये लोग दिल से भी अमीर हैं। मुझे यकीन है कि आप सब इसमें मेरा साथ जरूर देंगे। देंगे ना? जरूर देंगे। देंगे ना? सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे पर